अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ सुन सकते होंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे कंफर्म करें कि अगर आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है तो। ऑलराइट जी। तो आप लोगों का कहना ये है कि आपको मेरी आवाज़ जो है क्लियर आ रही है। गुड, बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा जी, देखें सूरत-हाल कुछ ऐसी है कि कल हमारी पहली क्लास जो हुई थी माशाल्लाह से, और उसमें हमने जो है वो कुछ इंट्रोडक्शन जो है वो किया था। मैंने अपने आप को ब्रीफली इंट्रोड्यूस कराया था, फिर आप लोगों के बारे में कोशिश की। और उसके अलावा मैंने आपको कुछ जो है वो शुरू की बातें बताई थी, सिलेबस वगैरह क्या होता है। तो मैं आपको कल वाली चीज़ जो है, अगर मैं आपकी कल वाली क्लास आपको दिखा सकूँ जो हमने कल डिस्कस किया था। तो कल हमने जो है डिस्कशन किया था, डिस्कशन किया था। पहले तो मैंने आपको एक बड़ा अच्छा सा जो है बड़े कलरफुल वेलकम किया था आपको नई क्लास में। उसके बाद मैंने आपको चैप्टर्स के बारे में बताया था कि टोटल आपके कितने चैप्टर, पता चला था कि टोटल आपके 11 चैप्टर। उन चैप्टर्स के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल आपको बता दी थी कि किस चैप्टर में आपको क्या करना है। उसके बाद मैंने आपको पेपर्स के बारे में बताया था कि आपको 3 पेपर्स में जो है वो अपेयर होना है इंशाअल्लाह ताला इस साल। पेपर 1 आपका जो है एमसीक्यूज का पेपर है, पेपर 2 आपका स्ट्रक्चर्ड पेपर है, और पेपर 3 जो है वो आपका जो है एडवांस प्रैक्टिकल स्किल्स, यानी कि आपका जो है वो प्रैक्टिकल का लैब का पेपर। अब हम जरा आगे जो है मजीद बात को बढ़ाते हैं। आगे मजीद बात ये है कि देखें आपके सामने यहाँ पर कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, और यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है कमांड वर्ड्स। ठीक है, ये कमांड वर्ड्स क्या होते हैं? कमांड वर्ड्स ये होते हैं कि जब आप कोई भी सवाल का जवाब देने जा रहे होते हैं, स्पेशली मैं पेपर 2 की बात कर रहा हूँ। तो जब आप किसी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का जवाब देने जा रहे होते हैं, तो सवाल की विकैबुलरी को समझना बड़ा ज़रूरी होता है। एग्जामिनर जब आपसे किसी सवाल को सॉल्व करने को कहता है, तो वो कुछ पर्टिकुलर कमांड वर्ड्स यूज़ करता है। मिसाल के तौर पे जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कमांड वर्ड्स बाय एन एग्जामिनर होते हैं, वो क्या-क्या होते हैं? कैलकुलेट, कमेंट, कंपेयर, डिफाइन, डिस्क्राइब, डिटरमिन, एक्सप्लेन, गिव, आइडेंटिफाई, जस्टिफाई, प्रेडिक्ट, शो, स्केच, स्टेट, सजेस्ट। अब ये हर लफ्ज का अंग्रेजी का मतलब तो यकीनन आप समझते होंगे, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस हर कमांड वर्ड का एक पर्टिकुलर मतलब होता है। मिसाल के तौर पर जब एग्जामिनर कहता है कैलकुलेट, इसका मतलब है कि आपको जो है गिवन फैक्ट्स, फिगर या इंफॉर्मेशन से कोई चीज कैलकुलेट कर कर वर्कआउट करके दी। जब एग्जामिनर कहता है कमेंट, उसका मतलब ये है कि आपको एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दी। यानी कि कमेंट का मतलब ये नहीं है कि उसका कोई एक ही आंसर होगा। कमेंट का मतलब ये है कि आप कोई भी एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक शख्स बोले कि भाई ये बताओ कि 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब डेंसिटी वाली जो चीज़ होगी, वो लिक्विड होगी, गैस होगी या सॉलिड होगी। तो ये हमें नहीं पता है क्या है। लेकिन अगर आप जो है एक प्रॉपर गैस करें कि यार देखें, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है, 600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वाली चीज मोस्ट प्रोबेबली गैस हो सकती है, तो उसकी डेंसिटी पानी से बहुत कम। अब मुझे नहीं पता कि 600 किलोग्राम वाली जो चीज होगी वो लिक्विड होगी या गैस होगी, लेकिन ये मैंने एक इन्फॉर्म जो है गैस किया है। यानी कि मैंने किसी लॉजिक के बेस पर कमेंट करने की कोशिश की है। उसको हम कमेंट करना कहते हैं। कंपेयर का मतलब ये होता है कि आप बताएं कि दो चीज़ों में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, वगैरह वगैरह। तो ये पढ़ने वाली चीज़ है, और आमतौर पे स्टूडेंट्स को इतनी अहमियत नहीं देते, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि ज़िंदगी में कम से कम एक दफ़ा जो है आपको इस पूरे लिटरेचर से, इस पूरे मटेरियल से गो थ्रू करना चाहिए। कम से कम एक दफ़ा आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए कि इन सारी बातों का मतलब। उसके बाद जो है ये वो तमाम क्वांटिटीज़, उनकी सिंबल्स और उनकी यूनिट्स गिवन है, जो कि हम थ्रू आउट द ए लेवल्स, थ्रू आउट द सिलेबस यूज़ करते हैं। इसमें मतलब मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज हम यूज करेंगे, उन तमाम क्वांटिटीज के सिंबल और की जो यूनिट्स हम इस्तेमाल करेंगे वो आपको यहाँ पर गिवन, ये सब सिलेबस में गिवन होती हैं। बस मैं चाह रहा था कि एक दफा आपको दिखा दूं। ऑलराइट, इसके अलावा ये जो पेज है इस वक्त आपके सामने से गुजर रहा है, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, डेटा एंड फॉर्मूला। ये जो बेसिकली दो पेजेस होते हैं जो कि आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में अटैच होते हैं। जब आप पेपर 2 में पहुंचेंगे तो पेपर 4 में भी अटैच होते हैं। ये पेजेस इसलिए अटैच होते हैं आपके पेपर से क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंट्स और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के,
मिसाल के तौर पर आपको भी नजर आ रहा है कि इसमें जी की वैल्यू 9.81 दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट दी हुई है, एलिमेंट्री चार्ज दिया हुआ है, यूनिफाइड एटॉमिक मास दिया हुआ है, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवोगैड्रो कांस्टेंट, मोलर गैस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या प्लैंक कांस्टेंट या स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आपको गिवन। इसमें से बहुत सारे कांस्टेंट जो हैं वो आप सिर्फ केस में इस्तेमाल करेंगे और बहुत सारे कांस्टेंट आप K2 में इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको पेपर में गिवन होते हैं, जैसे ये 2 फॉर्मूले काइनेटिक्स के गिवन है, एक प्रेशर का गिवन है, एक थ्रस्ट का गिवन है। ऐसे एक फॉर्मूला आपको जो है वो डॉपलर इफेक्ट का गिवन है, इलेक्ट्रिक करंट का एक फॉर्मूला गिवन है और रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल का फॉर्मूला गिवन है। ये जो 2 पेजेस हैं ये एग्जाम में आपको गिवन होते हैं। फॉर्मूले तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि फॉर्मूले तो आपको याद हो ही जाते हैं प्रैक्टिस कर करके। अलबत्ता कांस्टेंट्स की वैल्यूज आपको पता होना जरूरी होता है इन ऑर्डर टू सॉल्व वन मैथ। तो वो आपको सारे कांस्टेंट की वैल्यूज यहाँ पर गिवन होती है। तो ये हमारी कुछ सिलेबस के इंट्रोडक्शन की बात हो गई। अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होगी, हम क्या खास करेंगे, हम किस तरह से मेहनत करेंगे, किस तरह से तैयारी करेंगे, क्या काम करेंगे तो हमारा अच्छा ग्रेड। इत्तेफाक की बात है कि अभी आप लोग क्लास शुरू करने से पहले मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं क्योंकि अभी राइट नाउ ए लेवल्स का जो है रिजल्ट आया था और अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं। और इत्तेफाक से जो हमारे कॉलेज के जो प्रिंसिपल है सर बात उनका भी मेरे पास व्हाट्सएप पे बड़ा एक अच्छा सा मैसेज आया। उन्होंने बहुत तरह से बहुत ही अच्छा एक कठिन मैसेज है। तो सवाल ही पैदा होता है कि जो अच्छा रिजल्ट आता है, जो बच्चे अच्छे ग्रेड लेकर आते हैं, जो 11th में स्टार लेकर आते हैं, मतलब ये क्या खाते हैं, मतलब इनकी डाइट में क्या चीज़ होती है, कौन सा मंचन इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट कौन सी ये जो है कि दुआएं पढ़ते हैं या कौन सा जो है ये काम करते हैं कि इनका स्टार। तो जवाब इसका बड़ा सिंपल है। जवाब इसका बड़ा सिंपल ये है कि इनके पास एक स्ट्रेटेजी होती है, इनके पास एक प्लान। मिसाल के तौर पर आपने अपना ए लेवल स्टार्ट किया, अब आप ए लेवल स्टार्ट कर चुके हैं, आप किताबें देख रहे हैं, आप लेक्चर देख रहे हैं, आप बस की दो देख रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपको पढ़ना क्या। ये बिल्कुल ऐसी है कि मिसाल के तौर पर अगर फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये सामने एक प्लॉट पड़ा हुआ है खाली दो का, इस पर आप 2 मंजिला एक बिल्डिंग खड़ी कर, तो आप जो बेलचा हाथ में पकड़ के जाए कहे चलो हमें बिल्डिंग खड़ी कर, तो लोग आपसे कहेंगे भाई तुम कुछ पागल वागल तो नहीं है, तुम बेलचा हाथ में लेकर 240 का मकान बना रहे हो, ऐसे थोड़ी मकान बनता है। तो आप बोलेंगे अच्छा भाई फिर तुम बताओ कैसे मकान बनता है। आप कहेंगे भाई देखो पहले इसका एक नक्शा बनेगा, इसकी प्लानिंग हो, भाई पहले ये चीज़ बनेगी, फिर ये चीज़ बनेगी, फिर इतने दिनों में ये चीज़ तैयार होगी, फिर फाइनली ये होगा वगैरह। तो जिस तरह से एक मकान बनाने से पहले आपको उसको प्रॉपर उसकी प्लानिंग करना पड़ती है, उसका नक्शा बनाना पड़ता है, उसका एक आपको डिज़ाइन पहले तय करना पड़ता है, फिर आपको उसको प्रॉपर टाइमली इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। सिर्फ नक्शा बनाना काफ़ी नहीं है, उसको आप टाइमली इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका मकान 2 महीने में 3 महीने में तैयार। इसी तरह से जब आप ए लेवल्स करने जा रहे हैं तो ये आपका पूरा एक 2 साल का प्रोजेक्ट। अब आपको अपनी ज़िंदगी के आगे के जो एकेडमिक 2 साल है वो कैसे गुज़ारने हैं, उसका आपके पास पूरा एक प्लान होना चाहिए। तो मेरा हमेशा से मानना ये रहा है कि जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपके पास पूरा थ्रू आउट पहले दिन से लेकर आखिरी दिन का एक प्रॉपर प्लान। और ये प्लान का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि मैं जनवरी में ये कर लूँगा और फरवरी में ये कर लूँगा और मार्च में ये कर लूँगा और अप्रैल में बैठ के रोऊँगा क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं किया हो। एक्चुअली मेरे पास एक पूरा डिटेल प्लान होता है स्टेप बाय स्टेप जिसमें आपका एक-एक स्टेप जो होता है मेंशन है। अभी आप स्क्रीन पे जो सामने देख रहे हैं, तो स्क्रीन पर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये एक मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बनाई हुई है जिसको मैं कहता हूँ सिलेबस प्रोग्रेस चार्ट। ये मैंने हर क्लास के लिए बनाया हुआ होता है, ओ लेवल्स के लिए भी, ए लेवल्स के लिए भी, ए के लिए भी। अभी आपको हेडिंग में लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा सिलेबस प्रोग्रेस चार्ट फॉर एएस लेवल्स। इसमें देखें क्या है, इसमें सबसे पहले ये है कि आपका जो है ये जो बीच में आपको बहुत सारी अंग्रेजी लिखी हुई नज़र आ रही है। ये बीच में जो आपको बहुत सारी अंग्रेजी लिखी हुई नज़र आ रही है, ये मैंने नहीं लिखी है क्योंकि मैं इतनी सारी अंग्रेजी जानता भी नहीं हूँ, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमज़ोर है। लेकिन जो इतनी सारी आपको बीच में इंग्लिश लिखी हुई नज़र आ रही है, वो बेसिकली क्या चीज़ है, ये बेसिकली आपका पूरा सिलेबस है। यानी जो आपका पूरा ए लेवल्स का सिलेबस है ना, ए टू ज़ेड, उसका एक-एक फुल स्टॉप, उसकी एक-एक चीज़ जो है इसके अंदर मौजूद है। ईच एंड एवरीथिंग जो है आपका पूरा ए लेवल्स का सिलेबस के अंदर मौजूद है। ये बेसिकली सैंपल है, पूरा प्रोग्रेस चार्ट तो जब आप क्लास में आएँगे फिजिकली तो आपको फोटोकॉपी दूँगा। ये मैंने सिर्फ उसका कुछ 1-2 पीस निकाल के दिखाए हैं आपको। अभी जो चार्ट है ये है, देखें सबसे पहले हमने जो हमारा पहला कॉलम है इसमें लिखा हुआ है नंबर 1। तो नंबर 1 का मतलब है चैप्टर नंबर। दूसरे कॉलम में उस चैप्टर का नाम लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, ठीक है? उसके बाद अगला जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है सब टॉपिक्स। मिसाल के तौर पर जो हमारा पहला चैप्टर है उसमें 3 सब टॉपिक्स।
उसमें जो 3 सब टॉपिक्स हैं वो क्या-क्या है? उसमें जो 3 सब टॉपिक्स हैं वो है फिजिकल क्वांटिटीज 1.1, एसआई यूनिट्स 1.2, स्केलर एंड वेक्टर 1.3। अब जो हमारा पहला सब टॉपिक है पहले चैप्टर का फिजिकल क्वांटिटीज में हमारे 2 लर्निंग आउटकम्स ए एंड ऐसे जो हमारा दूसरा सब टॉपिक है पहले चैप्टर का असाइनमेंट्स में हमारे 1, 2, 3, 4, 5 लर्निंग आउटकम्स और जो हमारे चैप्टर का तीसरा सब टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर उसमें 3 सब टॉपिक्स। अब हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे अंडरस्टैंड ऑल दैट ऑल द फील्ड क्वांटिटीज कंसिस्ट ऑफ अ न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड। देखो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा उसका मतलब है कि टॉपिक कम। फिर हम ये अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, ये कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम ये तीसरा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जब हमारे ये तीनों कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे ऊपर डी हो गई WS01। WS01 का मतलब है वर्कशीट नंबर 1। यानी कि मैं आपको ये 3 कॉन्सेप्ट्स कराने के बाद एक्सप्लेन करने के बाद इनका लेक्चर लिखवाने के बाद डिस्कस करने के बाद एग्जाम्पल्स कराने के बाद आपको वर्कशीट नंबर 1 में सॉल्व करना। ठीक है, उसके बाद फिर आपको मैं अगला ये कॉन्सेप्ट समझाऊँ। ये कॉन्सेप्ट समझाने के बाद मैं आपको वर्कशीट नंबर 2 करूँ। जब हम ये 2 वर्कशीट्स कर लेंगे तो उसके बाद आपके ऊपर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 डी होगी। पीई का मतलब है प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी आपको खुद करनी होगी, जबकि वर्कशीट्स होंगी वो मैं आपको क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। तो जब मैं आपको वर्कशीट नंबर 1 और वर्कशीट नंबर 2 सॉल्व करवा दूंगा तो उसके बाद आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज खुद करेंगे, जो कि मैं आपको किताब दूंगा अलग से बुक। और ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 होगी इसके आंसर भी मैं आपको, यानी कि आप सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करें और आंसर खुद ही चेक करें, ये आपकी अपनी पर्सनल प्रैक्टिस के। जब आप प्रैक्टिस एक्सरसाइज 1 कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपके पास एक असाइनमेंट्स की अलग बुक होगी और आप उसके असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे और असाइनमेंट नंबर सॉल्व करके मुझे सबमिट करा देंगे। जब आप ये असाइनमेंट नंबर 1 सॉल्व करके मुझे सबमिट करा देंगे तो मैं इसको आपको 2, 4, 5, 6 दिन में चेक करके वापस ला के दूंगा और उसको मार्क करें। और जब हम सारी वर्कशीट्स प्रैक्टिस एक्सरसाइज और असाइनमेंट डिस्कस कर चुके होंगे तो फाइनली फिर आपका एक टेस्ट हो जाएगा जो कि आपका टेस्ट 1 हो गया। फिर हम आगे चलेंगे। फिर हमारा अगला कॉन्सेप्ट ये वाला, ये 3 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, मैं आपको वर्कशीट नंबर 3 करवा दूँ। फिर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मैं आपको वर्कशीट नंबर 4 करवा दूँ। फिर ये कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, मैं आपको वर्कशीट नंबर 5 करवा दूँ। जब वर्कशीट नंबर 3, 4, 5 हो जाएगी तो उससे रिलेटेड एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी 2 जो कि आप सॉल्व करें। करने के बाद मैं आपको असाइनमेंट नंबर 2 असाइन कर दूंगा, जो आप मुझे एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के बाद सॉल्व करके सबमिट कराएंगे। तो मैं आपको चेक करके वापस करूंगा, उसमें जो आपकी मिस्टेक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो है टेस्ट नंबर 2 आपके ऊपर डी आपका टेस्ट। ऐसे फिर हम जो है दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसमें हम एक कॉन्सेप्ट हमने किया, उसके बाद हम वर्कशीट नंबर 6 करेंगे, फिर प्रैक्टिस करेंगे। यानी इस तरह जो है ये पूरे सिलेबस में इस तरह से हमारे मामला चलते हैं। तो इस चार्ट का फायदा ये होगा कि सबसे पहले तो आपको ये पता चलता रहेगा कि आपने सिलेबस में कितनी चीजें कर दी हैं, कौन कौन सी चीज कवर हो गई है, कौन कौन सी चीज रह गई है, कितनी वर्कशीट आप कर चुके हैं, कितनी वर्कशीट आप और करेंगे, कितने असाइनमेंट्स आप कर चुके हैं, कितने असाइनमेंट्स आप और करेंगे, टोटल आपको कितने टेस्ट देने होंगे। और उसका थोड़ा फायदा ये होगा कि इस चार्ट को देखकर आप खुद ही आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा टेस्ट कब देना है, कौन से असाइनमेंट कब सबमिट करानी है, कौन सा टॉपिक आप करेंगे, कौन सा टॉपिक उससे पहले किया था, कौन सा टॉपिक बाद। यानी कि इसमें थोड़ा फायदा ये होता है कि मेरा जो सर का दर्द है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो हमको पता है पूरे साल बच्चे पूछते रहते हैं सर कितने चैप्टर रह गए, सर हमारा कितना सिलेबस रह गया, सर अब अभी आप कितने टेस्ट और लेंगे, सर अभी असाइनमेंट्स और कितनी जमा करानी है। तो आपके हर सवाल का जवाब जो है इसमें मौजूद है। ठीक है, तो आपका जो है वो हर सवाल जो है वो इस आपके हर सवाल का जवाब जो है इस पर मौजूद है। ठीक है, ये भी मैंने एक सैंपल के तौर पे निकाला हुआ है, कंप्लीट सिलेबस प्रोग्रेस चार्ट नहीं है आपका। ये तो काफी बड़ा चार्ट होगा, इसमें सिर्फ 8 चैप्टर मेंशन किए हुए हैं, उसमें तो पूरे 11 चैप्टर्स होंगे और ज्यादा डिटेल के साथ होंगे। तो वो प्रोग्रेस चार्ट जब इंशाल्लाह ताला जब आपकी फर्स्ट फिजिकल क्लास होगी तो कॉलेज जब आप आएंगे तो मैं आपको उसकी फोटो कॉपी दे दूंगा। मीनवाइल जो है हम फिलहाल अपनी ऑनलाइन क्लासेस का अपना काम जो है वो जारी रखें। ठीक है जी, चलिए। तो बस तय ये बात पाई कि हमने अभी तक जो है वो जब भी हमने जो है वो हमने जो कल से जो क्लास स्टार्ट की है तो उसमें अभी तक हमने जो है वो सारे का सारा जो है वो डिस्कशन अभी तक इस बात पर किया है कि हमारा जो है पेपर पैटर्न क्या है, हमारा जो है सिलेबस क्या है और हम किस तरह से पढ़ाई करेंगे, हमारी क्या स्ट्रेटेजी। ठीक है जी, ये चूंकि प्लानिंग की बात काफी हो गई, अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आते हैं।
अब देखें ये जो आपका प्रोग्रेस चार्ट है इसमें माशाल्लाह से आपके ठीक ठाक टेस्ट हो जाएंगे, तकरीबन को 25-30 टेस्ट आपके पूरे साल में हो जाएंगे। इसके अलावा मैं ये भी क्या करूंगा कि हर 2 या 3 चैप्टर्स कराने के बाद उसका रिवीजन भी कराया करूंगा, उसके रिवीजन टेस्ट भी दिया करूंगा। इसके अलावा कॉलेज में आपके अलग से जो है वो 3 या 4 एग्जाम होते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो इतने सारे टेस्ट, इतने सारे रिवीजन और इतने सारे एग्जाम के बाद भी अगर आपका ग्रेड नहीं आए तो फिर आप ये कर सकते हैं कि फिर आपको खुदकशी कर सकते हैं, और तो मैं कुछ नहीं कह सकता इसके अलावा। ठीक है जी, तो ये पूरा प्लान है और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि मुझे और आपको दोनों को जो है इस प्लान पर पूरा उतरने की जो है वो हमें तौफीक दे, हमें हिम्मत दे और हमें कंसिस्टेंसी दे कि हम पूरे साल और इसी जो है वो पैशन के साथ जो है वो अपना काम करते रहें, और इंशाल्लाह ताला रिजल्ट जब हमारा आए तो साल के आखिर में हम सुरखरू हों, यानी हमें बहुत अच्छा जो है वो फील हो कि हमने बहुत मेहनत की और हमें इसका रिजल्ट जो है मिल गया। ठीक है जी। अब आज से हम बिस्मिल्लाह करते हैं और अपना प्रॉपर जो है उससे स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हम आज स्टार्ट करेंगे अपना। आज जो है वो माशाल्लाह से जो है वो 10 अगस्त है। ठीक है, और आज जो दिन है वो ट्यूसडे का है और आपको की जो क्लास है वो ASD। ठीक है, देखिए हमारा तरीका ये हुआ करेगा कि मैं आपको क्लास में जो है वो लेक्चर दिया करूंगा, आपको एक पॉइंट लिखवाया करूंगा, आप उसको जो है वो क्या कहते हैं कॉपी किया करेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि जब तक ऑनलाइन क्लास हो रही है तो मैं यहाँ पर जो भी लेक्चर लिखूंगा वो आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको जो है ये इसकी जो PDF जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर आपको जो है मैं सेंड कर दिया करूँ। तो आपको जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर आपको रोज़ाना इसकी PDF जो है वो मिल जाया करेगी, जो हमारा रोज़ाना का लेक्चर है। सबसे पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है, ये जो हमारा सबसे पहला जो है हमारे सिलेबस का कोड जो है वो 9702 लिखा हुआ है, मैंने बताया। ऑलरेडी तो सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा जो है वो आपको ऑलरेडी पता है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक है, हमारा जो पहला टॉपिक है जो कि हम आज स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। हमारा आज का पहला चैप्टर, इसका नाम है फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक है जी? तो नहीं, अब ये है कि हमने माशाल्लाह से इस चैप्टर का आगाज कर दिया। मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में हमें कौन कौन से जो है वो टॉपिक्स कवर करने हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें बात करनी है फिजिकल क्वांटिटी पे। ये फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है? ठीक है, सबसे पहले हमें बात करनी है फिजिकल क्वांटिटी पे। ये फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है तफसील से बात करेंगे। फिर हमें बात करनी है जरा तफसील से SI यूनिट्स पे। ठीक है, उसके बाद जो है फिर हम जो डिस्कशन करेंगे, अब्दुल्ला खान अपना माइक बंद कर लो जरा। उसके बाद फिर हम जो अगला डिस्कशन करेंगे वो करेंगे ड्राइव यूनिट्स, कि भाई आपकी जो है वो ड्राइव यूनिट्स हैं वो क्या होती है। आफ्टर दैट हम थोड़ी सी बात करेंगे होमोजीनिटी। ये सब कुछ आपको पता चलेगा कि ये होता क्या है जब आप टॉपिक पढ़ेंगे उस वक्त। थोड़ी सी बात हम करेंगे उसके अलावा एस्टिमेशन पे। इसके अलावा हमारी बात होगी स्केलर एंड वेक्टर्स पे, और फिर फाइनली हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी। और इसके अलावा हमारी बात होगी प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पे, और इसके अलावा हमारी बात होगी टाइप्स ऑफ एरर्स। ठीक है, तो ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो उसका मतलब ये है कि ये कोई बहुत बेसिक सा आसान सा चैप्टर नहीं है। जिस तरह से वो रिविज में आपका पहला चैप्टर था कि वो एक ही दिन में या 2 दिन में खत्म हो जाता था, ये 1 या 2 दिन में खत्म नहीं होगा। इट विल टेक सम टाइम।
अच्छा, जो मैंने सारे सब टॉपिक्स लिखे हैं ये मैंने ऑर्डर में नहीं लिखे हैं, यानी कि इनमें से कोई सा भी टॉपिक हम पहले कर सकते हैं, कोई सा भी टॉपिक हम बाद में कर सकते हैं, लेकिन बस असल बात ये है कि ये वो सारे सब टॉपिक है जो हमें कवर, फिजिकल क्वांटिटी, एसआई यूनिट, डायरेक्ट यूनिट, होमोजेनिटी, एस्टिमेशन, स्केलर एंड वेक्टर, अनसर्टेनिटी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी एंड टाइप, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि यहाँ पर हम ये वो डिस्कस, ठीक है। तो वी विल स्टार्ट विद हम जो स्टार्ट करेंगे हम स्टार्ट करेंगे पहले कॉन्सेप्ट से। और हमारा जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है फिजिकल क्वांटिटी। जो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है फिजिकल क्वांटिटी। हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है अ क्वांटिटी that can be, number one, measured, and number two, can be expressed in numbers। ठीक है, तो मेरे नज़दीक जो है एक फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन भी है। मेरे नज़दीक फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये है कि एक ऐसी क्वांटिटी, यानी कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं और नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी आप एक ऐसी क्वांटिटी को कहते हैं जिसको आप नंबर वन मेजर कर सकते हैं और नंबर टू जिसको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको आप फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब अगर आपको ये जानना है कि कोई चीज़ फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, तो सिर्फ आप ये दो चीज़ें चेक करें। आप पहले चेक करें कि क्या उस चीज़ को मेजर किया जा सकता है, नापा जा सकता है। फिर आप ये चेक करेंगे क्या उस चीज़ को जो है नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो अगर ये दो चीज़ें जो है तो दो क्राइटेरिया पूरी करती है तो वो चीज़ फिजिकल क्वांटिटी कहलाया जाता है। मिसाल के तौर पर मैं जो किसी मिसाल देता हूँ, मिसाल के तौर पर मास। अगर मैं आपसे कहता हूँ भाई पहला चीज़ का मास नाप, तो मास नापने के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? मास नापने के लिए आप बैलेंस इस्तेमाल करेंगे। जब आप बैलेंस इस्तेमाल करेंगे तो आप मास को नंबर में बता भी देंगे, आप कहेंगे इस चीज़ का मास 2 किलोग्राम, या इस चीज़ का मास जो है 4 मिलीग्राम, या इस चीज़ का मास जो है 500 टन, या इस चीज़ का मास जो है 40 ग्राम, या इस चीज़ का मास जो है 20 स्लग। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ यार हर जगह का टेम्परेचर नाप, तो आप टेम्परेचर नापने के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? तो आप मेजर करेंगे किचन का थर्मोमीटर, फिर आप उसका टेम्परेचर बताएंगे कि भैया आज जो टेम्परेचर है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड है, या 35 फ़ारेनहाइट है, या 313 केल्विन एक्सेट्रा। अगर मैं आपसे कहता हूँ यार फला जगह की लेंथ मालूम करो, तो आप कहेंगे कि फला जगह की जो लेंथ है उसको आप किसी स्केल से या किसी टूल से या किसी जो है वो टेप वगैरह से नापेंगे। फिर आप बोलेंगे कि फला जगह की लेंथ 2 मीटर है, या 40 सेंटीमीटर है, या 30 मीटर है, या 200 किलोमीटर है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ मैं किसी जगह का एरिया नाप, तो एरिया भी आप स्केल से ही नाप सकते हैं। आप बोलेंगे इसका एरिया जो है 4 मीटर स्क्वायर है, या 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 2 किलोमीटर स्क्वायर है। जब मैं आपसे बोलता हूँ कि जरा टाइम नापो, टाइम नापने के लिए आप कोई स्टॉप वॉच यूज करेंगे या कोई क्लॉक यूज करेंगे, आप बताएंगे भाई टाइम जो 30 सेकेंड्स हो चुका है, या 40 मिनट्स हो चुका है, या 2 आवर्स हो चुका है। ये मैं आपको जितनी भी मिसालें दे रहा हूँ, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर की, वॉल्यूम की, डेंसिटी, स्पीड की, करंट की, वोल्टेज की, रेजिस्टेंस की, पावर की, प्रेशर, ये सब क्या है? ये सब वो चीज़ें हैं जिनको आप किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर कर सकते हैं और उनको आप नंबर्स में बता सकते हैं कि ये इतना। तो हर वो क्वांटिटी जिसको नंबर वन मेजर किया जा सकता है और मेजर करने के साथ साथ उसको नंबर्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो उस क्वांटिटी को आप फिजिकल क्वांटिटी। मिसाल तौर पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार मैं कल स्कूल नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे बुखार है, तो जो आपको बुखार होता है क्या वो फिजिकल क्वांटिटी होता है? इसका जवाब ये है कि आपको जो बुखार होता है वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं होता है, इसलिए नहीं होता है क्योंकि बुखार जो है उसको आप नहीं नापते। आप बेसिकली जो है जब बुखार नापता है डॉक्टर किस चीज़ का आता है, वो आपका बेसिकली बॉडी का टेम्परेचर नापता है, ठीक है? वो जो है बेसिकली किसी चीज़ का किसी बंदे का बॉडी टेम्परेचर नापता है।
और वो बॉडी टेम्परेचर का ज्यादा होता है तो हम कहते हैं बुखार, जब बॉडी टेम्परेचर कम होता है तो हम कहते हैं बुखार नहीं। तो बेसिकली बुखार इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी वो आपके बुखार को रिप्रेजेंट करता है, वो बॉडी टेम्परेचर आपके बुखार को रिप्रेजेंट। अब आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको हमेशा एक यूनिट चाहिए होती है। यूनिट इज ऑलवेज needed to express a physical quantity। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो आपको हमेशा उसके लिए आपको क्या चाहिए? हमेशा उसके लिए यूनिट चाहिए। आप पीछे ही देख लें, मिसाल के तौर पे अगर मैंने कहा था कि इसका मास 2 किलोग्राम है या 4 मिलीग्राम है, 500 टन है या 40 ग्राम है या 20 स्लग है, तो अब एक मिनट के लिए अज्यूम करें कि अगर मैं सिर्फ बोलूँ कि आपका मास 2 है विदाउट किलोग्राम, या आपका मास 4 है विदाउट मिलीग्राम, या बोलूँ 500 है विदाउट टन, तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर फर्स्ट करें कि मैं आपसे कहूँ किसी का मास 2 है तो आप बोलेंगे 2 क्या भाई? तो मुझे बताना पड़ेगा कि 2 किलो। या मैं बोलूँ कि जिसका मास जो है वो 4 मिलीग्राम है, तो आप पूछेंगे भाई कि मिलीग्राम क्या है, मिलीग्राम क्या है? अगर मैं बोलूँ किसी का मास 500 है तो आप बोलेंगे 500 क्या? तो मैं बोलूँगा 500 टन। ऐसे बोलूँगे आज टेम्परेचर को यार आज 35 हो रहा है, तो आप बोलेंगे 35 क्या हो रहा है भाई? तो मैं बोलूँगा 35 फ़ारेनहाइट। मैं बोलूँ या फला जगह का टेम्परेचर 313 है, तो आप बोलेंगे 313 क्या? तो बोलूँगा 313 केल्विन। ऐसे में बोलूँगा भाई फला जगह की लेंथ जो है वो 40 है, तो आप बोलेंगे 40 क्या है? बोलूँगा 40 सेंटीमीटर। या मैं बोलूँगा टाइम जो है ना 40 गुजर चुके हैं, आप बोलेंगे 40 टाइम कितना, क्या 40 क्या गुजर चुके हैं? बोलूँगा 40 मिनट गुजर। तो ये जो सारी चीजें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, मीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, आर, सेकंड, ये सब क्या है? ये सब यूनिट्स। ये जितनी भी मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज किए सब क्या है? ये सब यूनिट्स। तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को विदाउट यूनिट जो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो विदाउट यूनिट आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते। लेकिन मसला ये है कि हर क्वांटिटी के लिए आप देख सकते हैं, आपने नोट किया, हर क्वांटिटी के लिए बहुत सारी यूनिट्स अवेलेबल। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जाम्पल, मतलब किसी क्वांटिटी का नाम मिसाल देता हूँ, और मिसाल के तौर पर किसी क्वांटिटी का यहाँ पे फिर मैं ये लिखूँ कि इस क्वांटिटी के लिए हम कौन सी यूनिट जो है वो यूज करते हैं। तो हर क्वांटिटी के लिए आमतौर पर ज़्यादा यूनिट्स है। मिसाल के तौर पर अगर मैं लेंथ की बात करूँ तो लेंथ के लिए मेरे पास मीटर अवेलेबल है, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इंच अवेलेबल है, फीट अवेलेबल है, माइल्स अवेलेबल है, यार्ड्स अवेलेबल है, पता नहीं क्या। और अगर मैं टाइम की बात करूँ तो टाइम के लिए आवर्स, टाइम के लिए मिनट्स, टाइम के लिए सेकंड्स, मिली सेकंड, डेज होती है, ईयर, सेंचुरीज होती है। ऐसे अगर मैं जो है मास की बात करूँ, मास के लिए हमारे पास ग्राम, हमारे पास मिलीग्राम, हमारे पास किलोग्राम, हमारे पास टन है मास के, और मास कितने स्लग है हमारे पास। ऐसे अगर मैं फोर्स की बात करूँ तो फोर्स के लिए हमारे पास पॉन्ड्स है, एलबी, न्यूटन है, और भी होते होंगे लेकिन अभी फिलहाल ऐसे हमारे पास जो है प्रेशर की अगर हम बात करें तो प्रेशर के लिए हमारे पास जो है वो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, या जो है पॉन्ड्स पर इंच स्क्वायर है, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जिसका पास्कल मीटर। तो वी ऑलवेज हैव मोर देन वन यूनिट्स अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर, किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा यूनिट्स है। तो हमने क्या किया? हमने ये किया कि हर क्वांटिटी के लिए जिसकी बहुत सारी,
हर क्वांटिटी के लिए हमने एक एक यूनिट को स्टैंडर्ड, हर क्वांटिटी के लिए हमने एक एक यूनिट को स्टैंडर्ड बनाया कि फला क्वांटिटी की ये यूनिट स्टैंडर्ड है, फला क्वांटिटी की ये यूनिट स्टैंडर्ड है। और जब आपने एक एक क्वांटिटी के लिए एक यूनिट को स्टैंडर्ड बना लिया, ठीक है, तो हमने लेंथ के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया वो हमने मीटर पे, हमने लेंथ के लिए स्टैंडर्ड बनाया मीटर, टाइम के लिए हमने स्टैंडर्ड बनाया सेकंड, मास के लिए स्टैंडर्ड हमने बनाया किलोग्राम, फोर्स के लिए स्टैंडर्ड हमने बनाया न्यूटन, प्रेशर के लिए स्टैंडर्ड हमने बनाया पास्कल। ऐसे ही हमने हर क्वांटिटी के लिए एक एक जो है, हमने हर क्वांटिटी के लिए एक एक यूनिट को स्टैंडर्ड बना लिया। मतलब लेंथ को कब सेंटीमीटर में नापते हैं, मिलीमीटर में नापते हैं, किलोमीटर, इसी को कोई तरह का स्टैंडर्ड मीटर। ऐसे टाइम को आप किसी भी यूनिट में नापते कोई प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड यूनिट उसकी सेकंड, मास को आप किसी भी यूनिट में नापते उसकी स्टैंडर्ड यूनिट किलो। जब हमने हर क्वांटिटी की एक एक स्टैंडर्ड यूनिट सेलेक्ट कर ली, जब आपने हर क्वांटिटी की एक एक स्टैंडर्ड यूनिट सेलेक्ट कर ली, तो इन तमाम स्टैंडर्ड यूनिट्स का जब सेट बनेगा, यानी कि लेंथ यूनिट, मास यूनिट, टाइम यूनिट, वॉल्यूम यूनिट वगैरह वगैरह, तो फिर उस सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, उस सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स को हम कहते हैं एसआई। यानी जब आप हर फिजिकल क्वांटिटी की एक एक स्टैंडर्ड यूनिट निकाल लेंगे, तो उन तमाम फिजिकल क्वांटिटीज के जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, उनका जो सेट है, उनका जो कलेक्शन है, उनका जो कॉम्बिनेशन है, वो क्या कहलाएगा, उनका जो सेट या उनका जो कॉम्बिनेशन है वो एसआई यूनिट्स। बेसिकली एसआई यूनिट्स वो बेसिकली इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। जो एसआई यूनिट्स होती हैं बेसिकली वो कलेक्शन है हर एक फिजिकल क्वांटिटी एक स्टैंडर्ड यूनिट का, यानी कि हर फिजिकल क्वांटिटी का आपने एक एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाया हुआ है, और उन सारे स्टैंडर्ड यूनिट का जो सेट है वो ऐसा यूनिट जो है वो कहलाता है, वो ऐसा यूनिट कहलाता है। यानी कि मेरा माइक प्रॉब्लम कर रहा है कि आप लोगों को आवाज क्लियर नहीं आ रही है मेरी? जरा अपना माइक अनम्यूट करके बताएं मुझे, आपको आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? नहीं सर सर, नहीं आपकी आ रही। आवाज बीच बीच में जरा या तो बंद हो जाती है, फिर वो बीच बीच में रुकती भी है। जरा दोबारा बोलें। सर बीच बीच में आपकी आवाज रुक जाती है। अब बताएं, अब आवाज क्लियर आ रही है? अब अभी सही है, लेकिन जब आप इम्पोर्टेंट चीज बताते हैं ना तो कट जाती है। सर ऊपर आपने जो बताया उसमें से कुछ समझ नहीं आया। ये बताएं कि कहाँ से समझ में नहीं आया? यहाँ ये क्वांटिटीज बता रहे थे अभी आप। ये जो भी सर सामने जो आपने आपके कुछ स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कॉम्बिनेशन का अच्छा ठीक है, आपने कुछ दोबारा सुने, कॉम्बिनेशन का बताया था, वो बता दें। दोबारा सुने। मैं ये कह रहा था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है ना, तो किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो है ना आपके पास बहुत सारी यूनिट्स अवेलेबल होती है। जैसे लेंथ के लिए आपके पास मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, इंच वगैरह वगैरह। टाइम के लिए आर है, या मिनट्स है, सेकंड है, वगैरह वगैरह। तो मैं ये कह रहा था कि हमने क्या किया हुआ है, कि हमने ये किया हुआ है कि हम हर क्वांटिटी की एक एक यूनिट को हमने सेलेक्ट कर लिया, उसको हमने उसके स्टैंडर्ड यूनिट बनाते हैं। जैसे लेंथ की यूनिट हमने मास, लेंथ की यूनिट मीटर हमने सेलेक्ट की हुई है, टाइम की यूनिट सेकंड सेलेक्ट की हुई है, मास की यूनिट किलोग्राम सेलेक्ट की हुई है, फोर्स की यूनिट न्यूटन सेलेक्ट की हुई है, प्रेशर यूनिट पास्कल सेलेक्ट की हुई है। और फिर इन तमाम जो स्टैंडर्ड यूनिट्स है, इसका जब हम एक सेट बनाते हैं ना, तो उस सेट को हम एसआई यूनिट्स कहते हैं। यानी कि एसआई यूनिट्स जो है बेसिकली हर यूनिट की, हर क्वांटिटी की एक एक एसआई यूनिट का सेट होता है। ठीक है, ठीक है। अब जो ये एसआई यूनिट्स होती हैं, एसआई यूनिट्स क्या है? एसआई यूनिट्स का मतलब है कि हर क्वांटिटी की एक एसआई यूनिट होती है। मिसाल के तौर पर जो आपकी लेंथ है, अब लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, लेंथ की एसआई यूनिट मीटर है। टाइम है, टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सेकंड है। फोर्स है, फोर्स की एसआई यूनिट क्या है? न्यूटन है। प्रेशर है, प्रेशर की एसआई यूनिट क्या है? पास्कल है। वर्क है, वर्क की एसआई यूनिट क्या है? जूल है। एरिया है, एरिया की एसआई यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। करंट है, करंट की एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो हर क्वांटिटी की एक एक फिजिकल
हर क्वांटिटी की एक एक स्टैंडर्ड यूनिट हमने सेट कर दी जो कि एसआई यूनिट्स कहलाती है। अब ये जितनी भी एसआई यूनिट्स होती हैं इनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। दुनिया की हर एसआई यूनिट जो होती है वो या तो बेस एसआई यूनिट होती है या फिर वो ड्राइव्ड एसआई यूनिट होती है। ठीक है, दुनिया की हर एसआई यूनिट जो होती है वो या तो बेस एसआई यूनिट होती है या फिर वो ड्राइव्ड एसआई यूनिट होती है। या तो वो बेस एसआई यूनिट होती है या फिर वो ड्राइव्ड एसआई यूनिट होती है। यानी कि मैं आपको जितनी भी मिसालें दूंगा एसआई यूनिट की उनमें से हर एसआई यूनिट या तो बेस होगी या ड्राइव, या तो बेस होगी या ड्राइव। जैसे हर क्वांटिटी या तो स्केलर होती है वेक्टर होती है, ऐसे हर एसआई यूनिट या तो बेस होती है या ड्राइव होती है। अब यहाँ पर हम जो है जरा बेस और ड्राइव यूनिट पे तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं बेस एसआई यूनिट्स। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं बेस एसआई यूनिट्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक दफा माइक अनम्यूट करके फिर दोबारा बताएं। अब आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? यस सर, जी आ सर, रही है। समझ आ गया, सही है। यस सर, अब आ रही है। बेस एसआई यूनिट्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? बेस एसआई यूनिट्स जो होती हैं मैं आपको तफसील से लिख के देता हूँ। बेस एसआई यूनिट्स जो होती हैं वो तादाद में 7 होती हैं। कितनी होती हैं? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब वो जो बेस एसआई यूनिट होती हैं पहले हम ये लिखेंगे वो किस क्वांटिटी की जो है एसआई यूनिट्स होती हैं, और क्वांटिटी के साथ हम ब्रैकेट में उस क्वांटिटी का सिंबल भी लिखेंगे। और फिर उस क्वांटिटी की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, और उस बेस एसआई यूनिट की हम सिंबल भी लिखेंगे ब्रैकेट में कि उसके सिंबल क्या होते हैं। ठीक है जी। अब देखें 7 क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनकी एसआई यूनिट बेस एसआई यूनिट होती है। मिसाल के तौर पर पहली जो क्वांटिटी है वो है लेंथ, और लेंथ की सिंबल आप एल यूज कर सकते हैं। दूसरी क्वांटिटी होती है मास, और उसकी सिंबल आप स्मॉल एम यूज कर सकते हैं। तीसरी क्वांटिटी होती है टाइम, उसकी सिंबल आप स्मॉल टी यूज कर सकते हैं। चौथी जो क्वांटिटी होती है वो होती है टेम्परेचर, और उसकी यूनिट आप कैपिटल, उसकी सिंबल कैपिटल टी यूज कर सकते हैं। पांचवी जो होती है वो क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की सिंबल आप कैपिटल आई यूज कर सकते हैं। छठी जो होती है वो होती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके लिए आप सिंबल एन यूज कर सकते हैं। और सातवीं जो क्वांटिटी होती है जिसको आप बेस क्वांटिटी कहते हैं दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आप सिंबल आई म्यू यूज कर सकते हैं। अब इनकी जो बेस एसआई यूनिट्स होती हैं वो क्या क्या होती हैं? लेंथ की एसआई यूनिट होती है मीटर, और मीटर को आप स्मॉल एम से शो करते हैं। मास की एसआई यूनिट होती है किलोग्राम, और किलोग्राम को आप स्मॉल के स्मॉल जी से शो करते हैं। टाइम की एसआई यूनिट बेस एसआई यूनिट होती है सेकंड, और सेकंड को आप स्मॉल एस से शो करते हैं। टेम्परेचर की एसआई यूनिट बेस एसआई यूनिट होती है केल्विन, और उसको हम कैपिटल के से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट की बेस एसआई यूनिट होती है एम्पियर, और एम्पियर को हम कैपिटल ए से शो करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जो बेस एसआई यूनिट होती है वो मोल होती है, और मोल को हम MOL से शो करते हैं। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो बेस एसआई यूनिट होती है वो कैंडेला होती है, जिसको हम स्मॉल CD से शो। ये जो 7 क्वांटिटीज हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये बेस क्वांटिटीज कहलाती हैं, और इनकी जो एसआई यूनिट होती है वो बेस एसआई यूनिट्स कहलाती है। लेंथ की एसआई यूनिट मीटर हो गई, मास की किलोग्राम हो गई, टाइम की सेकंड हो गई, टेम्परेचर की केल्विन हो गई, करंट की एम्पियर हो गई, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल हो गई, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला हो गई। अब इसमें से जो है वो जो हमारे सिलेबस में जो करने वाली है वो सिलेबस, हमारे सिलेबस में जो है वो 5 क्वांटिटीज हैं जो कि हमारे सिलेबस, और ये जो 5 क्वांटिटीज और बेस यूनिट्स हैं ये हमारे सिलेबस में है। इसमें बाकी जो है वो आप आगे पढ़ेंगे कैंडेला के बारे में, और मोल के बारे में आप A2 में पढ़ेंगे। जैसे कैंडेला तो अब जिंदगी में पहली दफा जो A-levels में आएगी, कैंडेला भी अब नया चैप्टर ऐड हुआ है A2 फिजिक्स में, वहाँ पे यूज होगी। अदरवाइज मोल हम 12 A2 में यूज करते थे, और केमिस्ट्री में भी आपने यूज किया होगा। ठीक है जी।
तो जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये 5 क्वांटिटीज हैं जो कि हमें एएस में पढ़नी होती हैं, ये हमारे एएस के सिलेबस का हिस्सा है। ये 5 बेस एसआई यूनिट्स हमारे एएस का हिस्सा है। कौन कौन सी? लेंथ की यूनिट मीटर, मास की यूनिट किलोग्राम, टाइम की यूनिट सेकंड, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन और इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट एम्पेयर। ठीक है जी। बाकी जो 2 क्वांटिटीज हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी, ये हम एएस में नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल लिहाजा हम सही इस आवाज पर आ रही है सर। हाँ, तो इस पर हम मजीद जो है वो डिस्कशन नहीं करेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी पर हम मजीद बात नहीं करेंगे, ये हम जो है E2 में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इसके अलावा जितनी भी आपके पास जो है वो क्वांटिटीज की यूनिट होती हैं, मिसाल के तौर पर मैं आपको और बहुत सारी मिसाल दे देता हूँ। इसके अलावा जितनी भी एसआई यूनिट्स होती हैं अदर क्वांटिटीज की, वो सारी एसआई यूनिट्स क्या कहलाती हैं? वो सारी एसआई यूनिट्स ड्राइव्ड एसआई यूनिट्स कहलाती हैं। वो सारी एसआई यूनिट्स जो है क्या कहलाती हैं? ड्राइव्ड कहलाती हैं। मिसाल के तौर पर, क्योंकि तो बहुत सारी होंगी तो मैं सब तो नहीं लिख सकता, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो एसआई यूनिट ऑफ, ठीक है, मिसाल के तौर पर आप बात करें एसआई यूनिट ऑफ फोर्स की, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है वो क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स जो होती है वो न्यूटन। न्यूटन इज अ ड्राइव यूनिट। ठीक है। ऐसे अगर आप एसआई यूनिट ऑफ बात करें किसकी? प्रेशर की बात करें, ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर जो होती है वो पास्कल होती है, विच इज अ ड्राइव यूनिट। ठीक है। अगर आप एसआई यूनिट ऑफ वर्क की बात करें, तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क जो होती है वो जूल होती है, ठीक है, विच इज अ ड्राइव यूनिट। अगर आप एसआई यूनिट ऑफ पावर की बात करें, तो एसआई यूनिट ऑफ पावर जो है वो वॉट है, और वॉट जो है वो एक ड्राइव यूनिट है। अगर आप एसआई यूनिट ऑफ चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज की एसआई यूनिट कूलम है, विच इज अ ड्राइव यूनिट, कैपिटल सी से शो करता है। अगर आप बात करें एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस की, तो वो वोल्ट होती है, जो कि एक ड्राइव यूनिट है, कैपिटल वी से शो करता है। अगर आप बात करें एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस की, तो भाई वो क्या होती है? वो ओहम होती है, और ओहम को आप इस सिंबल से शो करते हैं, वगैरह वगैरह एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कहने का ये है कि ये जो है आपकी डिफरेंट जो है एसआई यूनिट्स हैं जो कि मैंने आपके सामने लिखी हैं, लेकिन ये जो एसआई यूनिट्स हैं ये सारी की सारी जो है वो एसआई यूनिट्स हैं जिनको आप ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। ये सारी की सारी वो एसआई यूनिट्स हैं जिनको आप क्या कहते हैं? जिनको आप ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, और एग्जांपल्स में मैंने वो एसआई यूनिट्स लिखी हैं जो कि ड्राइव्ड एसआई यूनिट्स कहलाती हैं। ठीक है। मिसाल तौर पे फोर्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन, जो कि ड्राइव्ड है। प्रेशर की एसआई यूनिट है पास्कल, जो कि ड्राइव यूनिट है। वर्क की एसआई यूनिट जूल, जो कि ड्राइव यूनिट है। पावर की एसआई यूनिट वॉट, जो कि ड्राइव यूनिट है। चार्ज की एसआई यूनिट कूलम, ड्राइव यूनिट है। पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट, ड्राइव यूनिट है। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम, जो कि ड्राइव। ठीक है। तो तय ये पाया कि आप जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आपको यूनिट लाजमी चाहिए। अब एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, लेकिन सारी यूनिट्स जो होती हैं वो एसआई नहीं होती हैं। ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी की बहुत सारी जो है वो यूनिट्स होती हैं, लेकिन वो सारी एसआई नहीं होती, उनमें से एक एसआई होती है। और जो एसआई यूनिट्स होती हैं सारी क्वांटिटीज की, उनमें से हर क्वांटिटी की यूनिट या तो बेस होती है या फिर ड्राइव्ड होती है। अच्छा, अगर एक क्वांटिटी की एसआई यूनिट अगर बेस है तो क्वांटिटी भी बेस कहलाएगी। अगर किसी क्वांटिटी की एसआई यूनिट ड्राइव्ड है तो क्वांटिटी भी ड्राइव्ड कहलाएगी। मिसाल के तौर पर टाइम की यूनिट सेकंड बेस यूनिट है, तो टाइम भी एक बेस क्वांटिटी है। लेकिन फोर्स की यूनिट न्यूटन एक ड्राइव्ड यूनिट है, तो फोर्स एक ड्राइव्ड क्वांटिटी कहलाएगी। अब देखें, चीजें देखने में तो बहुत आसान लगती हैं, लेकिन जब इसका सवाल आता है एग्जाम में तो न जाने लोग क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत स्टूपिड सी मिस्टेक्स करते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं प्रैक्टिस तरह से कराऊंगा कि आपके जो नाम की लिस्ट है पार्टिसिपेंट्स की, एक एक करके मैं आपसे पूछूंगा और आपको मेरी बात का जवाब देना होगा। मैं पूछूंगा क्या? देखिए, मैं पूछूंगा ये कि मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, ठीक है, उस टेबल में मैं कोई नाम लिखूंगा, कोई चीज लिखूंगा, ठीक है। आपको ये बताना होगा कि वो चीज कोई क्वांटिटी है, या वो कोई चीज यूनिट है, या दोनों में से कुछ भी नहीं। ठीक है। और
वो जो क्वांटिटी है या जो यूनिट है वो बेस है या फिर वो ड्राइव्ड है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, अब जरा इसको देखते रहे जरा, ये मैं किस तरह से करूंगा। अच्छा जनाब, ये हमारा टेबल बन जाएगा इस तरह से। देखिए इस टेबल को जरा पहले समझ लें, टेबल में बना किस तरह से रहा हूँ। देखें, मिसाल तौर पर मैं आपके सामने एक नाम लिखूंगा। मैंने एक नाम लिखा मिसाल के तौर पे अमजद। तो बताएं क्या अमजद जो है वो एक कोई क्वांटिटी है? नहीं भाई, अमजद तो कोई क्वांटिटी नहीं है। अमजद को कोई यूनिट है? नहीं है। ना ही ऐसा यूनिट है, नॉन है, नॉन ऐसा यूनिट है। अमजद बेसिकली क्या है? नन है। नन मतलब ना तो क्वांटिटी है ना यूनिट है। और चूंकि ना ये क्वांटिटी है ना ये यूनिट है, तो ना ये बेस है ना ये ड्राइव। सही है। ऐसी मिसाल तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा मिसाल के तौर पे सेकंड। सेकंड लिखा, तो क्या सेकंड कोई क्वांटिटी है? नहीं भाई, सेकंड यूनिट है। कौन सी यूनिट है? एसआई यूनिट है, नॉन एसआई यूनिट है? एसआई यूनिट है भाई। ठीक है, बेस यूनिट है, ड्राइव्ड यूनिट है। सेकंड एक बेस यूनिट है। तो इसमें जो जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी उसमें हम टिक लगाते रहेंगे, और जो जो कैरेक्टरिस्टिक होंगी उसमें हम क्रॉस लगाते रहेंगे। तो पहले आप लोग मुझे माइक अनम्यूट करके बताएं कि आपको समझ में आया कि सवाल में करना है क्या है। जी सर। जी आ सर। गया। यस सर। सही है, तो सवाल में को करना ये होगा कि आपको मैं कोई नाम लिख के दूंगा, आपको बताना होगा कि ये क्वांटिटी है, अगर है तो टिक वरना क्रॉस। क्या ये यूनिट है? अगर ये यूनिट है तो बेस यूनिट है या ऐसा यूनिट है या नॉन ऐसा यूनिट है। और अगर ये जो है मिसाल के तौर पर क्वांटिटी या यूनिट दोनों में से भी कोई है, तो ये बेस है या ड्राइव है। ठीक है, चले सही है। सबसे पहले मैं पूछूंगा फिजा बतूल से। ठीक है, फिजा बतूल, तुम ये बताओ यस कि सर। मैं यहाँ पे एक चीज लिख रहा हूँ जिसे हम कहते हैं सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? सेंटीमीटर। सबसे बताओ ये क्वांटिटी है या नहीं है? नो सर। नहीं है। क्या ये यूनिट है? यस सर, यूनिट है। ऐसा यूनिट है, नॉन ऐसा यूनिट है? नॉन ऐसा यूनिट। नॉन ऐसा यूनिट है। क्योंकि अगर ऐसा यूनिट होती तो ऐसा यूनिट मीटर होती, लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ कि यूनिट बेस है या ड्राइव्ड है? सर बेस। देखो, चूंकि ये ऐसा यूनिट नहीं है तो लिहाजा इसका हम बेस और तो ड्राइव का फैसला नहीं करेंगे। अच्छा हम इसका बेस और ड्राइव का फैसला उस सूरत में करेंगे कि या तो ये क्वांटिटी हो या फिर ऐसा यूनिट हो। अगर नॉन ऐसा यूनिट होगी तो फिर हम बेस और ड्राइव का फैसला नहीं करेंगे। ठीक है, ओके सर। चलो ठीक है। नेक्स्ट अब आप जो है वो है हमारे पास हम्माद आलम साहब। हम्माद आलम साहब, मैं यहाँ पर चीज लिख रहा हूँ टाइम। ठीक है हम्माद आलम, जी ये बताओ सर। टाइम क्वांटिटी है यूनिट है? क्वांटिटी है। क्वांटिटी है, यूनिट नहीं है भैया। ठीक है, अब बताइए क्वांटिटी है तो बेस है या ड्राइव्ड है? ये बेस है। बेस है, क्योंकि टाइम की जो ऐसा यूनिट होती है सेकंड, वो बेस होती है, तो टाइम भी एक बेस क्वांटिटी कहलाएगा। ठीक है जी, चलें अब और आगे चलते हैं। नंबर 5, नंबर 5 पर अब जवाब देना है किसको? अब जवाब देना है अस्करी अब्बास साहब को। अस्करी अब्बास साहब ये बताएं कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, न्यूटन। क्या लिखा मैंने? न्यूटन। बताया न्यूटन एक क्वांटिटी है या यूनिट है? अस्करी यूनिट अब्बास, ये एक यूनिट है। तो अगर ये यूनिट है तो एसआई है, नॉन एसआई है? ऐसा यूनिट है। एसआई यूनिट है। अब ये तो अगर ये एसआई यूनिट है तो बेस है या ड्राइव्ड है? ड्राइव्ड।
एक ड्राइव यूनिट है, क्योंकि न्यूटन बेस यूनिट्स में नहीं आती। बेस यूनिट हमारे पास सिर्फ 5 है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर एंड केल्विन। आई रिपीट, बेस यूनिट्स हमारे पास सिर्फ 5 है, किलोग्राम, मीटर, सेकंड, एम्पियर एंड केल्विन। ठीक है जी, और आगे चलते हैं। अगला जो सवाल है इसका जवाब हमें जो है वो अबिया हामिद साहिबा देंगी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास है, नाम है सेंटीग्रेड। यस अबिया, अभी बताओ सेंटीग्रेड क्वांटिटी है यूनिट है? अबिया हामिद। चले किसी और को देखते हैं। ये बताएं अपना हसानुल्लाह जफर साहब, हसानुल्लाह जफर, ये बताओ सेंटीग्रेड एक क्वांटिटी है यूनिट है? नहीं है। यूनिट है, तो अगर ये यूनिट है तो एसआई है नॉन एसआई है? नॉन एसआई नॉन एसआई है, क्योंकि टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। जी। और चूंकि ये एसआई यूनिट नहीं है तो लिहाजा मैं इसमें बेस और ड्राइव पे बहस नहीं कर रहा। ठीक है, चलें जी, चलें ऐसा ही हो गया। ये आगे चलते हैं। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो अगले क्वेश्चन हमें जवाब देंगे हमें जवाब देंगे सुभान साहब। सुभान साहब ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पर एक लफ्ज लिखता हूँ स्पीड, तो बताएं स्पीड एक क्वांटिटी है यूनिट है? सुभान, सुभान आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। उमर फारूकी साहब, उमर जी फारूकी। सर आवाज आ रही है? हाँ वो तुम्हारी आवाज आ रही है। उमर बताओ स्पीड एक क्वांटिटी है यूनिट है? सर क्वांटिटी है। क्वांटिटी है, यूनिट नहीं है। अच्छा, अगर ये क्वांटिटी है तो बेस क्वांटिटी है ड्राइव क्वांटिटी है? सर डिराइव। ये ड्राइव्ड है, क्योंकि बेस क्वांटिटीज तो 5 होती हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर और करंट। और बेस यूनिट्स भी 5 ही होती हैं, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर एंड केल्विन। तो ये उनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, सही है। इसके बाद जो है हम अगला सवाल जो पूछते हैं वो हम पूछते हैं जनाब किससे, वो हम पूछते हैं अलीना सांगी से। अलीना बेटा आप ये बताओ कि अगर मैं यहाँ पर एक चीज लिखता हूँ टेम्परेचर, ठीक है अलीना, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। अलीना बताओ टेम्परेचर एक क्वांटिटी है यूनिट है? सर क्वांटिटी है। क्वांटिटी है, यूनिट नहीं है। अब अगर ये क्वांटिटी है तो बेस क्वांटिटी है ड्राइव्ड है? सर बेस क्वांटिटी है। ये एक बेस क्वांटिटी। ठीक है जी, ठीक है रीना, वेरी गुड। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो आयशा अमजद इसका जवाब देंगी। अगला क्वेश्चन ये है कि हम मिसाल तौर पर बात कर रहे हैं, लेट सपोज अपना एम्पियर की बात कर लेते हैं, एम्पियर। तो आयशा ये बताओ एम्पियर एक क्वांटिटी है यूनिट है? आयशा अमजद। इट्स अ यूनिट। इट्स अ यूनिट। तो ये एसआई यूनिट है नॉन एसआई यूनिट है? एसआई। एसआई यूनिट है। अब अगर ये एसआई यूनिट है तो बेस यूनिट है या ड्राइव्ड यूनिट है? बेस। बेस यूनिट। ठीक है, चलें एक और कर लेते हैं ताकि हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएं। और एक और जो है वो हम जो करते हैं वो हम मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं हम बात कर लेते हैं लेट सपोज कूलम की बात कर लेते हैं। ठीक है, और कूलम को जो जवाब हमें देंगे वो देंगे मोहम्मद अली इफ्तिखार साहब। मोहम्मद अली इफ्तिखार। हाँ भाई अली इफ्तिखार साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? मोहम्मद अली इफ्तिखार। अच्छा, इनका मैसेज आ गया, इसका मतलब माइक का कोई प्रॉब्लम होगा। चलें मुश्तबा कामरान साहब। जी सर। यस मुश्तबा, कूलम एक क्वांटिटी है यूनिट है? यूनिट है। यूनिट है। अब अगर ये यूनिट है तो एसआई है नॉन एसआई है? नॉन एसआई। नॉन एसआई है। कूलम किस चीज की यूनिट है? नहीं ऐसा ही है, करंट का। नहीं पहले बताओ कूलम है किस चीज की यूनिट? करंट। करंट की चार्ज यूनिट है, चार्ज की यूनिट है। तो चार्ज चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम। इसका मतलब कूलम एक ऐसा यूनिट है।
अच्छा, अब अगर कूलम ऐसा यूनिट है तो ये बेस है या ड्राइव्ड है? सर बेस यूनिट। नहीं, बेस यूनिट तो 5 है। बेस यूनिट आपके पास होती है क्या कौन कौन सी होती है आपके पास बेस यूनिट? मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन। उसमें तो शामिल नहीं है कूलम। तो कूलम जो है वो एक ड्राइव यूनिट है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था कि चीजें देखने में तो बहुत आसान लगती हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट, बेस यूनिट, ड्राइव यूनिट। लेकिन अभी आज जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी आपको अंदाजा होता रहेगा कि ये बच्चों का खेल नहीं है। अभी तो समझ लिया मैंने आपको सिर्फ ट्रेलर दिखाया है। अभी आगे चल के जब इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे ड्राइव यूनिट। हाँ, मैं अभी 2 मिनट दें मुझे। अभी आगे चल के हम ड्राइव यूनिट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे और मजीद डिटेल से ये डिस्कशन होगा, किस तरह से यूनिट्स बनाई जाती हैं और किस तरह से यूनिट्स ड्राइव की जाती हैं और किस तरह से यूनिट्स को इक्वेट किया जाता है। यस अब्दुल्ला, बोलो जल्दी बोलो। तो जैसे ये पूछना था लॉजिक का डिराइव्ड और बेस। देखो, इसकी कोई लॉजिक नहीं है। बेसिकली होता ये है कि बस हमने कुछ कुछ चीजों को हमने स्टैंडर्ड बना लिया कि बाकी सब चीजें इससे मिलके बनेंगी। मिसाल के तौर पर अगर फर्स्ट करें मतलब कि याद कर लेना है इसके बेस कौन सी है। हाँ, मतलब एक चीज होती है ना, हम कहते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि टू स्टार्ट समथिंग यू हैव टू अज्यूम समथिंग। मिसाल तौर पर अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार 1 मीटर जो है ना इतनी लेंथ को कहते हैं, ठीक है, तो इसकी डबल लेंथ जो है 2 मीटर होगी, इसकी आधी लेंथ आधा मीटर होगी, इसका 10 टाइम्स जो है 10 मीटर होगी, वगैरह वगैरह। तो ये सवाल ही पैदा होता है कि हम 1 मीटर इसको क्यों कहते हैं, हम इसको 1 मीटर क्यों नहीं कहते? सही है सही। ठीक है, या हम किसी और लेंथ को तो 1 मीटर क्यों नहीं कहते? तो ये हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, बस और कुछ नहीं होता। कल इस पे मजीद बात करेंगे। मेरी क्लास दूसरी क्लास का टाइम हो गया। इंशाल्लाह ये लेक्चर मैं आपके साथ अभी पीडीएफ शेयर करता हूँ ग्रुप पे, और कल हम यहीं से कंटिन्यू। सही है, थैंक यू वेरी मच एंड होप टू सी ऑल होप टू सी यू ऑल इन टुमारोज क्लास। कल भी क्लास है ना आप लोगों की? यस सर। सही, इंशाल्लाह फिर सर कल का टाइम कंफर्म कर दें, आज भी आपने जल्दी ले ली थी, वो तो इत्तेफाकन मैंने देख लिया था। असल में आपने ने बहुत गलत स्टेटमेंट दी। मैंने बिल्कुल जल्दी क्लास नहीं ली थी, मैंने अपने टाइम पे ली थी, आपने टाइम नहीं देखा। ठीक है, मैंने अपने टाइम पे क्लास ली थी, मैंने जल्दी नहीं ली थी, आपने टाइम नहीं देखा। आप टाइम देखें, रोजाना टाइम टेबल देखें ना, रोजाना का अलग अलग टाइम चलो होता है पुराने क्लासेस का। वाले पे तो 2 ही लिखा हुआ है, मैं देख लूंगा नया वाला। हाँ, आप नया वाला देखना। सही है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह ओके, हाफिज़ अल्लाह सर। हाफिज़। अल्लाह। अल्लाह हाफिज।